इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस के जुलाई शिफ्ट के 2021 के जीओसी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ऑलरेडी जीओसी के ये फिफ्थ वीडियो होगा, क्योंकि एक वीडियो में मैंने जीओसी ऑलरेडी 2021 का मार्च और अप्रैल का शिफ्ट का क्वेश्चंस कवर किया था। उसके बाद 2 वीडियो थे जिसमें मैंने अगस्त और सितंबर शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर किया है, और अब ये जुलाई का, इससे पूरा हम लोग का 2021 जेई मेंस के जीओसी कवर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर्स चार दिए हुए हैं, कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। पूछ रहा है कौन सा कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो रेजोनेंस के लिए सिंपल कॉन्जुगेशन यानी ऑल्टरनेट पाई क्लाउड या पॉजिटिव जो होना चाहिए उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा पॉजिटिव, ठीक है। अगर इस पॉजिटिव को पाई लिखूँ तो बीच में ये सिग्मा है, फिर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया, तो यस ये ऑल्टरनेट है, यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यही चीज़ यहाँ पे भी, ये पाई है, ये सिग्मा है, फिर ये पाई है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है। यहाँ पे नहीं है, ये पाई है, ये सिग्मा है, फिर एक और सिग्मा आया, तब जाके पाई आया, यानी यहाँ पे ये चेन पूरी ब्रेक हो गई, राइट। तो ये इसमें नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये पाई है, यहाँ पे देखो तुरंत पाई आ गया, तो ऑल्टरनेट होना चाहिए ना कि कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, तो इसीलिए ये भी ख़त्म हो गया। तो ए एंड बी सिर्फ इसी दोनों में प्रेजेंट है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, बाकी किसी में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर्स इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मेटामर। तो देखो मेटामर का मतलब क्या होता है, जैसे ईथर है, ईथर के इस साइड भी आर हो सकता है, इस साइड भी आर हो सकता है, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे मिथाइल हो जाए, ये इथाइल हो जाए। तो जब इस साइड और इस साइड के कार्बन में अंतर हो तो उन दोनों आइसोमर्स को हम मेटामर कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3O CH2 CH2 CH3, ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर हुआ। अब इसका एक आइसोमर मैं बना रहा हूँ, CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या हो गया, इथाइल इथाइल ईथर। तो ये दोनों आइसोमर्स हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें जो ईथर यानी ऑक्सीजन ग्रुप है, इसके एक साइड 1 कार्बन और 3 कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वाइल इसका जो दूसरा आइसोमर है उसमें ईथर के एक साइड 2 कार्बन और 2 कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो दोनों केसेस हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के मेटामर हो गए, दीज आर मेटामर्स टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए, यही सिचुएशन है। अब ये किसी में हो सकता है, जितने भी डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है सभी में होगा, ईथर में हो सकता है, कीटोन में हो सकता है, 2 डिग्री एमीन में हो सकता है, ETC। बस ध्यान रखना ऐसा ना हो कि फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, जैसे कीटोन है तो ऐसा ना हो कि एल्डिहाइड हो जाए, तब तो फिर वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा ना कि मेटामर होगा। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे ये तो चेन आइसोमर है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसके लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये तो चेन आइसोमर है, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे आ जाओ, ये कीटोन है, इसके एक साइड 6 कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी साइड सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है, 1 कार्बन है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसने एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया इसे कीटोन को। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इधर 0 कार्बन है, भाई ये ग्रुप ही बदल गया, तो इसीलिए फंक्शनल आइसोमर हो गया, इसीलिए ये भी मेटामर नहीं है। इसमें तो मतलब ही नहीं है, OH है, अभी भी OH है, ठीक है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि इसमें OH का पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे था, अब OH का पोजीशन सेकेंड कार्बन पे हो गया, तो ये पोजीशन आइसोमर हुआ। यस ये है, ये देखो कीटो ग्रुप है, इसके एक साइड 1 2 3 4 4 कार्बन और दूसरी साइड 1 2 2 कार्बन, और अब की बार 1 2 3 3 कार्बन और 1 2 3 3 कार्बन। यस दिस इज़ द ऑप्शन। इसमें कीटो ग्रुप के दोनों साइड कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, तो दिस इज़ द ऑप्शन फॉर द मेटामर। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कैरियस मैथड, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज हीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ। ऑब्वियसली कोई भी हैलोजन हो, कभी भी हैलोजन का एस्टिमेशन तो सिल्वर ज़रूर मिलेगा। सिल्वर का बेस्ट कंपाउंड जो लैब में अवेलेबल होता है AgNO3, क्योंकि सिल्वर हैज़ अ इंटेंस एफिनिटी फॉर द हैलाइड, और ये AgX का PPT दे देता है। अलग अलग कलर होता है इसमें, जैसे क्लोराइड होगा तो वाइट, बाकी में येलो होता है, तो इसे सिल्वर का कंपाउंड होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, फिर से ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एनालाइज्ड बाय कैरियस मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन। इतना ग्राम AgBr इज ऑब्टेन्ड। ये अगस्त वाले शिफ्ट में ऐसे 2 क्वेश्चंस मिले थे, तो भाई इसका जो भी ब्रोमीन है, इसमें जो AgBr में इसमें जो भी ब्रोमीन है वो पूरा का पूरा ब्रोमीन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, तो इसमें ब्रोमीन निकालेंगे, वही ब्रोमीन ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रोमीन होगा।
उस ब्रोमीन के मास को इससे डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पता चल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। AgBr के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो AgBr इसका मोलर मास लिखते हैं 108 प्लस Br इज़ 80, तो 188 आ गया। तो इट इज़ 188। तो यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं। 80 ग्राम के लिए 188 बन रहा है, ठीक है। 188 ग्राम AgBr जो है, इसमें 80 ग्राम Br प्रेजेंट है। तो इसीलिए अगर हमारे पास इतना ग्राम AgBr है, 0.2397 ग्राम AgBr है, तो इसमें कितना प्रेजेंट होगा? तो इट इज़ 80/188 इंटू 0.2397, इतना प्रेजेंट होगा ग्राम। तो यहाँ से हमें Br का मास पता चल जाएगा। ये आ रहा है 0.102 ग्राम। तो इतना ग्राम Br प्रेजेंट है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो Br का मास होगा वो 0.102 ग्राम होगा। तो इसीलिए अब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो परसेंटेज आ जाएगा मास ऑफ Br बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है 68%। तो 68% विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द प्योरीफिकेशन टेक्निक इज़ यूज फॉर द हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड कंपाउंड डिकम्पोज नियर द बॉइलिंग पॉइंट इज़। ठीक है, ये तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में ही मैंने बताया था, फिर से मैं एक बार छोटा सा लिख देता हूँ। अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, तो ये तब वैलिड होता है जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ग्रेटर देन 25 हो। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब हम यूज़ करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। उसके बाद आता है रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन, जो यहाँ पे दिया हुआ है, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। ये तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हीट सेंसिटिव मटेरियल हो, यही केस, जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट के आसपास डिकम्पोज होने के चांसेस होते हैं, उनको रिड्यूस प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर जब कम करते हो तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, तो लो टेम्परेचर पे ही डिस्टिलेशन पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे करेंगे तो वो डिकम्पोज होने का डर रहता है। तो ये तभी करते हैं जब हमारे पास हीट सेंसिटिव मटेरियल हो, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के आसपास टूटने के चांसेस हों, तो हीट सेंसिटिव के केस में ये यूज़ किया जाता है। ओके, और तीसरा होता है स्टीम डिस्टिलेशन। ये जब वाटर में इमिसिबल हो कंपाउंड, तब हम उसके लिए इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में कौन सा वैलिड हो जाएगा? फोर्थ वाला, हीट सेंसिटिव वाला, ये डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट्स रेजोनेंस। कौन रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है? तो वही फिर से कॉन्जुगेशन हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ये बॉन्ड बनाओ, जो लोन पेयर है पाई, ये बीच का सिग्मा हुआ, और फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो ये ऑल्टरनेट पे ये पाई और ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड, ये आपस में कॉन्जुगेशन में आ गए। यहाँ पे तो ऐसे ही पाई सिग्मा पाई हमें दिख रहा है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ठीक है, तो ये रहा पाई, ये सिग्मा और ये पाई, ऑल्टरनेट पाई क्लाउड। ठीक है, तो जब हमारे पास ये ऑल्टरनेट पाई क्लाउड आ गया, ठीक है, तो इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है। यहाँ पे आते हैं, इस केस में ये मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH2 और फिर ये NH2, तो ये देखो पाई, ये सिग्मा, फिर ये सिग्मा आ गया, यानी यहाँ पे कॉन्जुगेशन गायब हो गया। पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यहाँ कॉन्जुगेशन गायब हो गया, ऑल्टरनेट पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए चाहे तो उसमें कायरल कार्बन हो या फिर सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी हो। सिस ट्रांस के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसमें हर कार्बन के ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, सेम अगर हो गए तो नहीं होगा, ये सिमिलरली ये दोनों भी डिफरेंट होने चाहिए। या रिंग में कोई दो पोजीशन ऐसे होने चाहिए जहाँ पे ग्रुप अलग अलग हो, ये दोनों अलग हो जाएं और ये दोनों अलग हो जाएं तो सिस ट्रांस होगा। रिंग किसी भी साइज़ की हो सकती है। तो अब देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला 3,4 डाईमिथाइल हेक्स 3इन, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्स लिया, 1 2 3 3 पे इन लगा दिया, हेक्स 3इन हो गया। और 3 और 4 पे डाईमिथाइल, 1 2 3, ये 3 और ये 4,
इस पे 2 मिथाइल लगा दिया, यस ये शो कर देगा, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के कार्बन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये और ये, इसके दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है ना, एक मिथाइल और एक इथाइल है। सिमिलरली इस पे भी देखें, ये भी डिफरेंट है, मिथाइल और इथाइल है, तो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, यस ये शो कर देगा। ठीक है, तो ये पहला वाला तो भाई ये तो शो कर रहा है, इसने पूछा है डज नॉट वाला, तो ये तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन अब मार्क करते हैं, 3 मिथाइल हेक्स 1 इन, 1 2 3 4 5 6, हेक्स 1 पे लगा दिया इन और 3 पे मिथाइल, 1 2 3, 3 पे मिथाइल, यस ये शो नहीं करेगा, क्योंकि जो पहला कार्बन है ना इस पे दोनों हाइड्रोजन हो गए। तो अभी मैंने कंडीशन बताया है कि ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होते तो हम ये शो करता, ये डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम हो गए, इसीलिए ये शो नहीं करेगा, तो सेकेंड ही हमारा ऑप्शन हो गया। तो इसलिए बाकी को मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि जो कंडीशन वैलिड होगी, 2 क्वेश्चन से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ ए साइक्लिक यानी नॉन साइक्लिक वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल फॉर द पेंटीन। तो भाई पहले तो हम पेंटीन के स्ट्रक्चर्स को लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, इसमें डबल बॉन्ड को हम प्लेस करना शुरू करते हैं। तो आप कह दो डबल बॉन्ड पेंटीन बनाने के लिए एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे तो एंड वाले में से किसी एक पे दें या मिडिल वाले में से किसी एक पे दें इस स्केलेटन में। तो मैं स्केलेटन में एक बार एंड पे दे रहा हूँ और एक बार मिडिल पे दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, कहीं पे 2 बात बराबर, एंड सिमिलरली ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इन दोनों में से कहीं पे भी 2 बात बराबर, तो एक एक ले लिया। फिर आपको होगी अब एक ब्रांचिंग करें, यानी ये रहा मेरे पास 4 कार्बन, पेंटीन है 4 और एक की मैंने ब्रांचिंग कर दी। अब इसमें कितने पोजीशन है डबल बॉन्ड देने के, तो आप कह दो इन दोनों में से किसी एक पे दें, क्योंकि कहीं पे भी देंगे तो नाम तो सेम ही आएगा ना, यूपेक नेम, तो इन दोनों में से कहीं पे भी हम दे दें। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ, यहाँ पे दे दिया। फिर आप कहोगे एक यहाँ पे भी हो सकता है, तो मैं उसको भी कंसिडर कर रहा हूँ, और फिर एक इस एंड पे हो सकता है, तो मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ, ये मैंने कंसिडर किया। ओके, तो इस तरह से इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, ये 3 पॉसिबिलिटीज़। ओके, अब हम सोचते हैं कहाँ कहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक H होगा, जब आप बराबर करोगे इसे तो फिर एक H है और ये पूरा इथाइल हो गया, तो इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग हो गए, ये और ये अलग हो गया, एंड सिमिलरली इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप अलग हो गए। तो इसमें सिस प्लस इसका ट्रांस, यानी इसमें 2 आइसोमर्स हो गए, ये इसमें पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम हो रहे हैं, तो ये अकेला बिना सिस ट्रांस वाला एक ये हो गया। इसमें भी कोई सिस ट्रांस नहीं क्योंकि इस पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसमें भी कोई सिस ट्रांस नहीं क्योंकि ये मिथाइल मिथाइल सेम हो गया, और इसमें भी कोई सिस ट्रांस नहीं क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। तो ये बिना सिस ट्रांस के सिर्फ इकलौते ये अकेला 1, ये अकेला 1, ये अकेला 1, टोटल 3, तो ऐड कर दो आप, तो 3 3 6 आइसोमर्स टोटल इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ये तो देख के ही पता चल गया गलत हो गया, क्योंकि जो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, वो डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। हर जगह आप देख लो, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, ठीक है ना, वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हो ही नहीं सकता है। ठीक है ही नहीं उसके कार्बन पे, इसने डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ले लिया। ये तो देखते ही हमें पता चल गया कि ये गलत है, क्योंकि कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये सेटअप नहीं आएगा, तो इसमें तो कुछ बताने लायक है ही नहीं। ये तो देख के ही पता चल गया कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे इसने नेगेटिव ले लिया, जबकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं था, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, विच द करेक्ट ऑर्डर ऑफ करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो डेंसिटी तो सिंपल मोलर मास पे डिपेंड करता है, सबसे हाई मोलर मास इसका होगा, तो ये हाई डेंसिटी टॉप पे आएगा D। उसके बाद सेकंड मोलर मास इसका आएगा, तो इससे कम C। थर्ड मोलर मास इसका आएगा Cl, एक Cl होने के कारण, इसके बाद B और सबसे लास्ट में A। इसीलिए इसको तो सीधे फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर देना, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा डेंसिटी। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जो कौन सबसे आसानी से H+ दे देगा। तो भाई ये तो बहुत फेमस केस है, ये अपने H को बहुत ईजिली लूज़ करता है। कारण है क्योंकि H+ हटाने के बाद ये जैसे ही H+ लूज़ करेगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से H+ जैसे ही भागेगा
तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव आते ही ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। तो ये बहुत स्टेबल हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल, इसीलिए बहुत ईजिली H+ लूज़ करता है। तो इसीलिए ये मोस्ट एसिडिक यही केस होगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब ये कह रहा है 0.8 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज एनालाइज्ड बाय जेडाल्स मैथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इफ़ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज फाउंड टू बी 42%, देन डैश ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 इज़ रिक्वायर्ड। तो कह रहे 42% इसमें नाइट्रोजन है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसका 42% फाइंड करके नाइट्रोजन का मास निकालते हैं। तो मास नाइट्रोजन का आ जाएगा 42/100 इंटू 0.8, इतना हमारे पास नाइट्रोजन का मास आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ रही है इतना ग्राम, हमारे पास मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया। अब अमोनिया का मास, क्योंकि ये पूरा नाइट्रोजन अमोनिया में जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन से जब अमोनिया बनेगा तो नाइट्रोजन 14 है तो अमोनिया 17 बन रहा है, तो 14 से 17 बन रहा है, तो इतने से कितना बनेगा, तो 0.336 से कितना बनेगा, तो ये 17/14 इंटू 0.336 ग्राम बनेगा। वही यूनिटरी मेथड लगा दिया। 14 से 17 बन रहा है तो 1 से 14/17 बनेगा, 0.336 से 17/14 इंटू 0.336 फॉर्म होगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है अमोनिया का मास, ये वैल्यू आ रहा है, दिस वैल्यू इज़ 0.408 ग्राम, इतना ग्राम आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जब ये इतना ग्राम हो गया हमारे पास अमोनिया का मास, तब तो अब H2SO4 फाइंड करना बहुत इजी है। इसका मैं मोल्स भी यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 17 से, 0.408 डिवाइडेड बाई 17, जो इसका मास आया है उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो ये डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी आ रहा है 0.024 मोल्स। तो अब जब अमोनिया का आप रिएक्शन लिखोगे H2SO4 के साथ, तो ये वैल्यू आ रहा है NH4 2SO4, ये फॉर्म हो रहा है। बैलेंस करेंगे ट्वाइस, यानी 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो 0.024 के लिए इसका हाफ यानी 0.012 मोल चाहिए होगा H2SO4। अब इसके वॉल्यूम को मैं V लेट करता हूँ। ठीक है, तो अब वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000, ठीक है, यही मोल्स होता है ना, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000, ये होना चाहिए 0.12 मोल्स, इतना होना चाहिए। जब आप इससे वॉल्यूम फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 1.2 ml। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1.2 ml विल बी द आंसर, 1.2 ml यही आंसर हो जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगला कह रहा है एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड। ठीक है, देखो एसिटामाइड, अमाइड ये ग्रुप है, एसिट अमाइड, ये रहा एसिटामाइड। ठीक है, यहाँ पे ये रेजोनेंस के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो कह रहा है कि एनिलीन इससे कम बेसिक है, ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। एनिलीन इससे ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ के बीच में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, तो ये रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए इसका जो लोन पेयर होगा वो नाइट्रोजन के पास रह ही नहीं पाएगा, और जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं रहेगा तब तक वो बेसिक नहीं होगा। तो इसका ह्यूज रेजोनेंस के कारण ये लेस बेसिक है। और एनिलीन में भी रेजोनेंस है, लेकिन कार्बन के साथ है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसके सिमिलर नहीं है, इसीलिए ज़्यादा हिस्सा नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर का रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे कम हिस्सा जाएगा, इसीलिए ये ज़्यादा बेसिक रहेगा। इसने उल्टा लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब कह रहे हैं इन एनिलीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग ड्यू टू द रेजोनेंस, हेंस लेस अवेलेबल, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। भाई नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में तो जा ही रहा है ना, और इस रेजोनेंस में जाने के कारण इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत कम तो हो ही रही है, ऑल्दो इस केस में ज़्यादा कम हो रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इस केस में ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इसमें भी तो थोड़ा रिड्यूस हो ही रहा है। तो इसने स्टेटमेंट तो करेक्ट ही लिखा है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है, यही होगा। ठीक है, तो ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। और नेक्स्ट आते हैं स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फॉर्मर्स ऑफ ईथेन आर।
देखो ईथेन 2 कार्बन, ठीक है ना। इक्लिप्स पहले वाले पे 3H2, दूसरे वाले पे भी जो H2 आमने सामने ओवरलैप्ड दे दो, ये हुआ इक्लिप्स, एक दूसरे पे चढ़े हुए। स्टैगर्ड में क्या होगा, 3H2 और जो बाकी के H हैं वो इनके बीच में है। तो ये दोनों कैसे आइसोमर है, तो इसको कहते हैं रोटामर। पीछे वाले को हमने रोटेट किया 60 डिग्री से, ये 60 डिग्री से रोटेट किया तब जाके ये बना है, तो रोटेट करने के बाद बना है, तो इसको हम कहते हैं रोटामर या कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 15th पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एकदम थंब रूल। ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल, इसकी लीस्ट स्टेबल मतलब ये इतना अनस्टेबल है कि इसको कोई मैच नहीं करेगा। इसका कारण भी है क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ पे पॉजिटिव चार्ज उसको हाईली अनस्टेबल कर देगा, तो इसीलिए डी ऑप्शन सबसे लीस्ट स्टेबल। उसके बाद आएगा बी ऑप्शन, अगेन लीस्ट स्टेबल, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, देख लो पाई सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस के कारण ए मोस्ट स्टेबल, और उसके बाद सी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल ऑप्शन हो गया, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड पे सबसे कम स्टेबल, डबल बॉन्ड पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल, और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन में प्लस है तो थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेबल, और रेजोनेंस आ गया तो वो तो टॉप पे चला जाएगा, तो इसलिए दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू क्लोरीनेशन टू गेट कंपाउंड ए यूजिंग 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। 5 ग्राम हमने क्लोरीन को यूज़ करके क्लोरीनेशन कराया और हमें ए मिल गया। व्हेन 0.5 ग्राम ऑफ ए इज़ ट्रीटेड विथ AgNO3, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन कंपाउंड ए व्हेन इट फॉर्म्स इतना ग्राम ऑफ AgCl, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कंपाउंड ए व्हेन इट फॉर्म्स इतना ग्राम AgCl। तो इसका तो खैर कोई लेना देना नहीं है, ये तो यहीं से हमारा आ जाएगा, ये स्टेटमेंट तो यूज़लेस हो गया। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.5 ग्राम, ठीक है, इसको जब हम AgNO3 से ट्रीट कर रहे हैं तो इसके सारे क्लोराइड को कौन खींच के ले गया, Ag, और वो AgCl बना दिया, तो इतना ग्राम AgCl है। तो इतने ग्राम AgCl में जो भी Cl होगा वो 0.5 ग्राम कंपाउंड ए के AgCl के बराबर होगा। तो पहले मैं Cl का मास 0.5 ग्राम में निकाल लेता हूँ, फिर उसको हम आराम से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो AgCl फिर वही पुराना तरीका, AgCl मोलर मास 108 प्लस 35.5, ओके, तो ये आ जाएगा 143.5 ग्राम, ओके। तो 1 यूनिटरी मैटर, इतने ग्राम में 35 ग्राम Cl है, तो लिखता हूँ 143.5 ग्राम हैज़ 35.5 ग्राम Cl, इसीलिए 0.3849, क्योंकि देखो AgCl जो बना है वो इतना है, और हमने पता किया इतने AgCl में इतना ग्राम Cl है, तो इतने AgCl में जो दिया हुआ है कितना ग्राम Cl होगा, तो ये वैल्यू आ रही है 35.5 बाई 143.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3849। ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने, ये वैल्यू आ रही है 0.095, इतना ग्राम आ रहा है। तो यही Cl का जो मास होगा 0.5 ग्राम में प्रेजेंट है, तो इसलिए जब परसेंटेज निकालेंगे तो 0.095 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आ रहा है 19%, इसलिए 19% विल बी द आंसर इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो ये मैंने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसका की वर्ड्स लिख दिया है। देखो एलिमेंट एस्टिमेशन जो है, ठीक है, उसमें यही केसेस आते हैं। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए हम O2 या कॉपर ऑक्साइड से इसको ऑक्सीडाइज करके CO2 और H2O बनाते हैं, और उसके बाद CO2 को कोई भी बेसिक सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करके इसका आइडिया ले लेते हैं और फिर कार्बन का पता कर लेते हैं। H2O को CuSO4 में एब्जॉर्ब करके ब्लू कलर का क्रिस्टल बनता है, ठीक है, ब्लू विट्रियल कहते हैं। एब्जॉर्ब करा के हम वाटर का आइडिया ले लेते हैं। तो इसके लिए याद रखना O2 या CuO के साथ ऑक्सीडेशन। दूसरा आता है लेसेग्नी मैथड,
इसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है, Na एक्सट्रैक्ट लेसेगनी मेथड में। तो ये NSXP के लिए यूज़ होता है, ठीक है। NSXP, एक्स हेलोजन फॉस्फोरस सल्फर नाइट्रोजन, ठीक है। नेताजी सुभाष प्लेस, ठीक है, एक्सटेंशन ऐसे आप याद रख लो, नेताजी सुभाष प्लेस एक्सटेंशन NSPX, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में यही करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये सब हैं उसको हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं। तो अगर नाइट्रोजन होगा तो साइनाइड बना देगा, सल्फ़र होगा तो Na2S बना देगा, अगर हेलाइड्स होगा तो NaX बना देगा, फॉस्फोरस होगा तो उसके लिए Na2O2 लेते हैं। Na2O2 इसीलिए ताकि फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके फॉस्फेट बना सके। तो यही चीज़ पूछा है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट किस में यूज़ होता है, तो ये एलिमेंट में यूज़ होता है। डुमास मेथड नाइट्रोजन के लिए आता है, याद रखना 2 मेथड आता है, डुमास और जेडाल्स, ये दोनों नाइट्रोजन के लिए आता है। डुमास में नाइट्रोजन को कॉपर ऑक्साइड से हम ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन CO2 में जाता है, हाइड्रोजन H2 में जाता है और नाइट्रोजन N2 में जाता है, कॉपर ऑक्सीडाइज से ऑक्सीडाइज होके। जेडाल्स मेथड में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके नाइट्रोजन को H2SO4 से ट्रीट करके हम अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर NaOH से ट्रीट करते हैं तो अमोनियम सल्फेट से अमोनिया निकलता है। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड H2SO4 से ट्रीट करा के अमोनिया का आइडिया लेते हैं, फिर हमें नाइट्रोजन का आइडिया लग जाता है। ओके, फिर कैरियस मेथड, एक चीज़ और बार बार मैं बताता हूँ, कैरियस मेथड में कैरियस ट्यूब यूज़ होता है। सल्फ़र का जो एस्टिमेशन है वो कैरियस मेथड से हम नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी कैरियस ट्यूब यूज़ होता है। तो कैरियस ट्यूब इन दोनों में यूज़ होता है, लेकिन कैरियस मेथड हम हेलोजन के एस्टिमेशन को यूज़ करते हैं। तो जो भी कंपाउंड है जिसमें हेलोजन के प्रेजेंट होता है उसको हम HNO3 से और AgNO3 से ट्रीट करते हैं। HNO3 का रोल, दोनों जगह HNO3 है, एक ही रोल में है कि कार्बन और हाइड्रोजन को CO2 और H2 में बदलने के लिए HNO3, और हेलोजन ताकि इस कंपाउंड जो भी हेलोजन होगा इस कंपाउंड का वो सिल्वर से रिएक्ट करके AgX दे सके। सिमिलरली जब सल्फ़र का एस्टिमेशन करते हैं तो सेम कहानी है कि जो भी कंपाउंड है HNO3 लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन के लिए, और Na2O2 लेते हैं ताकि हम इसका जो भी सल्फ़र है, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर सकें, ठीक है, सल्फेट बना सकें जो कि BaCl2 से BaSO4 देगा और उसका हमें एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो ये आप याद रखना कौन सा मेथड और उसमें क्या क्या यूज़ होता है, एक शॉर्ट ग्लिम्स है, इसका नोट्स आप बना के रख लो। वैसे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है जो कि बहुत हेल्पफुल होगा, कोई क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे। तो नेताजी सुभाष प्लेस देख लेते हैं, नेताजी सुभाष प्लेस एंड हेलोजन्स हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया इसका। तो लेट्स स्टार्ट, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, एकदम सही है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है। इन हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ इथाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे प्लस छोड़ दिया इसने, मिसप्रिंट हो गया, इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ दिस एंड दिस, भाई ये तो गड़बड़ हो गया। इसकी जो ओवरलैपिंग मैं बताता हूँ क्या होता है, CH3H एंड CH2, ठीक है, जो प्लस है, ठीक है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसका p ऑर्बिटल, और यहाँ से ये sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। तो ये Mt2p का जो ओवरलैपिंग होता है sp2 और हाइड्रोजन का, ये sp2 लोब है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग, ये जो बॉन्ड है ना वो sp2 और s बॉन्ड है, इसकी ओवरलैपिंग होती है, जो कि इसने पता नहीं क्या लिखा है, कुछ अजीब सा लिख दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, सिर्फ फर्स्ट वन इज़ करेक्ट है। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ फॉल्स, यही होगा थर्ड ऑप्शन। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द डाइहेड्रा एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ 111 ट्राईक्लोरोईथेन इज़ दिस मच ऑफ डिग्री। कोई भी स्टैगर्ड होगा ना, कोई भी स्टैगर्ड, उसमें डाइहेड्रल एंगल तो 60 डिग्री का ही होना है, ठीक है। तो 111 पे Cl 3 Cl लिया है और ईथेन है, तो यहाँ पे HHH है, यही है। तो इनके बीच का जो डाइहेड्रल एंगल है वो तो ऑलवेज 60 डिग्री का ही होगा, 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल है, इसलिए 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने स्टैगर्ड प्रोजेक्शन किया ना, स्टैगर्ड का बनाया है, इक्लिप्स होता तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होता, जैसे ये स्टैगर्ड है, अगर इक्लिप्स बनाना होता
तो इसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते, तो उस केस में 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल होता है इनका इक्लिप्स्ड का। तो अभी ये डिस्कशन है 60 डिग्री विल बी द आंसर। तो इतने ही क्वेश्चंस थे जुलाई वाले शिफ्ट में, टोटल 19 क्वेश्चंस। तो इस तरह से 2021 कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।